Hey guys, hello everyone, welcome to Easy Eco with me। तो सोल्व कर रहे हैं नवंबर 2017 इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का पेपर। तो सोल्व करते हैं उसका नेक्स्ट का पार्ट। तो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रिफिन डेलिमा। यानी ट्रिफिन डेलिमा का मतलब है कि ट्रिफिन दुविधा जो है उसके अकॉर्डिंग यूएस जो इकोनॉमी है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, यूएस हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज सप्लाई ऑफ डॉलर्स टू एक्ट एज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। ठीक है, यानी कि यूएस की जो यूएस को इंटरनेशनली रूप से अगर उसकी जो करेंसी है उसको एक्सेप्टेड बनाना है या फिर स्वीकृति करेंसी के रूप में काम करने के लिए उसको क्या है, उसके जो डॉलर है उसके लार्ज सप्लाई करनी होगी, उसकी बड़ी मात्रा में उसको क्या है सप्लाई करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसका समर्थन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट इन द शॉर्ट रन डोमेस्टिक एंड लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस ट्रेड पॉलिसी रिजल्टिंग इन ट्रेड डेफिसिट। मतलब कि क्या है, यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है उसका क्या है, लॉन्ग रन में क्या है डोमेस्टिक यानी घरेलू, और सॉरी शॉर्ट रन में क्या है डोमेस्टिक घरेलू, एंड लॉन्ग रन में क्या है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के विरोध में। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा इन ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार जो है वो क्या है उसमें घाटा होता है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों क्या है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा जो हिस्सा है वो नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फॉरेन करेंसी जो क्या है, फॉरेन करेंसी या फिर एसेट जो क्या है वो तो इसका हिस्सा होता है, लेकिन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द बैंक एंड कॉरपोरेट बॉडीज ये इसका हिस्सा नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी गोल्ड है, एसडीआर जो है, फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो इसके क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया है, इसका हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, द रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, शॉर्ट में बोलते हैं RCEP, इज अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ। इसमें बताना है कि जो द रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है इनमें से निम्न में से जो सदस्य हैं उनके बीच में एक क्या है, एक एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो वो कौन सा ऐसा जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो मेंबर है, किन मेंबरों के बीच में ये जो है एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एशियान। तो आसियान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसके फिलहाल जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 10 कंट्रीज़ में क्या है इंक्लूड हैं। ठीक है, और ये अभी न्यूज़ में भी है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में आप और गूगल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मेच ऑफ द फॉलोइंग है, एक साइड हमें कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड हमें इकोनॉमिक्स दिए हुए हैं, तो ये किन किन ने दिया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये किसने दिया है, ये दिया हुआ है टोजिंग ने। नेक्स्ट है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये दिया है वाइनर ने। और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड ये है डोरेंस का। सेक्युलर डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज प्रेविस सिंगर की, यानी विकासशील देश की जो व्यापार की शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं, सेक्युलर डिटोरिएशन होती हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं दीर्घकालिक ह्रास, व्यापार की शर्तों में दीर्घकालिक ह्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 एंड 4, 3, 1, 2 एंड 4, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल इन एन इंडस्ट्री लीड टू, यानी कि जब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होंगे तो इसकी मौजूदगी में निम्न में से क्या घटित होगा। ठीक है, ये किस बात की ओर संकेत करती है। ठीक है, तो सबसे पहला है डिस्करेजिंग प्रोड्यूसर फॉर एक्सपोर्टिंग, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या है निर्यात करने के लिए डिस्करेज होंगे।
तो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गिव अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री टू लार्ज कंट्रीज। बिल्कुल सही है, बड़े देशों की तुलना में क्या है, ये उद्योग जो है इसको फ़ायदा देते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेजिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू, यानी हेजिंग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या संदर्भित करती है या हमें क्या बताता है। बेसिकली हेजिंग का मीन जो है इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मीन क्या होता है, ये होता है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट के कारण जो भी हमारे इन फ्यूचर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, फ्लक्चुएशन जो आती हैं, उसमें जो रिस्क होता है उसको दूर करने के लिए हम ये क्या है, हेजिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हेजिंग क्या करती है, उस जो रिस्क होता है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कवरिंग अ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर, यानी कि इन फ्यूचर में जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनमें अगर उतार चढ़ाव होता है तो उसके प्रति जो भी रिस्क होते हैं उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या होता है, हेजिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे कैम इनटू फोर्स, यानी कि ये कब कब आए, इनको एक ऑर्डर में हमें सेट करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है फैक्ट्रीज एक्ट आता है, उसके बाद आता है कंज्यूमर एक्ट 1986 में, उसके बाद फेमा 1999 में, उसके बाद आता है कंपटीशन एक्ट, सबसे लास्ट में आता है कंपटीशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सबसे पहले आता है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि डी सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मेज ऑफ द फॉलोइंग है, एक साइड हमें कमेटीज दी हुई हैं, दूसरी साइड इनके चेयरपर्सन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सिकनेस दिया है ओंकार स्वामी ने, उसके बाद पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑटोनमी है अर्जुन सेन गुप्ता की, स्मॉल स्केल है आबिद हुसैन जी, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो दिया है राकेश मोहन ने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो है वो आप खुद सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में हमें लगाना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी आईआईपी के अकॉर्डिंग और बेस ईयर 2011-12 के अकॉर्डिंग हमें क्या है, इनको बढ़ते क्रम में सेट करना है, ठीक है। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें ना भी आता है तो हम इसमें एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें सबसे दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। अब हमें ये पता है, देखो जब हम पढ़ते हैं ना, इतना थोड़ा बहुत आइडिया हमें होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो माइनिंग किस में आता है, माइनिंग हमारा आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, ठीक है। तो माइनिंग तो क्या हो गया, माइनिंग को हम मैन्युफैक्चरिंग से पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये गैस कर सकते हैं कि जो आईआईपी है इसमें सबसे ज़्यादा वेट जो है वो किसका होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए, ठीक है। और इन ऑप्शन में क्या है, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे ट्रिक यूज़ करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर बी होगा। वैसे भी इसका राइट आंसर जो है वो बी ही होगा, क्योंकि सबसे कम जो है वो क्या किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है सबसे कम, फिर आता है माइनिंग, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो हम इस तरह की ट्रिक यूज़ करते हैं, अगर आता है तो मच बेटर है, फिर तो हमें इस तरह की ट्रिक वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम नहीं पढ़े होते हैं, फिर भी उनको हम चाहते हैं कि ये सोल्व हो जाए तो हमारी जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से भी हम सोल्व कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं एक आइडिया सा लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फाइनेंशियल एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन रिलेशन टू रेट ऑफ रिटर्न एंड द यील्ड फ्रॉम इट, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स है, एक वित्तीय संपत्ति जो है उसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न एंड यील्ड फ्रॉम इट, यानी
प्रतिफल की दर और जो प्राप्ति है उसके बीच में हमें बताना है। तो सबसे पहला है रेट ऑफ रिटर्न इज रेट्रोस्पेक्टिव वाइल द यील्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव, यानी इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव है, वाइल द यील्ड जो है वो प्रोस्पेक्टिव है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि जो प्रतिफल की दर है वो क्या है, पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव होती है, और जो यील्ड है वो क्या है, हमारी फ्यूचर इफेक्टिव होती है, प्रोस्पेक्टिव होती है, भविष्य प्रभावी होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज इट मीन। यानी कि इसमें क्या है कि जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक क्या है, अनाउंस करता है कि इंक्रीज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, यानी जो सीआरआर जो है वो क्या है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इंक्रीज हो गई है, व्हाट डज इट मीन, तो इसका मीन क्या होगा। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, सीआरआर का मीन क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जो है, उनको एक ही हिस्सा, उनका जितना भी उन बैंकों में पैसा है उसका कुछ हिस्सा क्या है, आरबीआई के पास जमा के तौर पे रखना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो जब आरबीआई इसमें वृद्धि कर देता है, सीआरआर में वृद्धि कर देता है, तो इसका मीन क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है उसको ज़्यादा मनी जो है वो आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी। तो इसका मीन क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास कम पैसा बचेगा, तो कम पैसा बचेगा तो वो लोगों के क्या है, उधार कम दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब सीआरआर बढ़ता है तो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास उधार देने के लिए कम मनी बचती है, बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट आंसर हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर इन्फ्लेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, कोर इन्फ्लेशन जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो इसमें क्या वर्णित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उसमें से जब हम फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, कोर इन्फ्लेशन के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू TW शूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। दो स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है TW शूज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है, फार्मर इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अनरिस्पॉन्सिव टू गवर्नमेंट सेट एग्रीकल्चर प्राइसेस, यानी कि जो भी कृषि के जो भी मूल्य निर्धारित किए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उनके प्रति जो किसान है वो क्या है, अनरिस्पॉन्सिव होता है। तो गलत है ये, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फार्मर इन डेवलपिंग कंट्रीज आर विलिंग टू इनोवेट एंड अडोप्ट न्यू मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर होते हैं वो क्या है, न्यू मेथड अपनाने, कल्टीवेशन यानी खेती करने के लिए नए मेथड अपनाने, नई विधियां अपनाने, और इनोवेट कोई भी नई टेक्निक जो है उसका यूज़ करने के लिए ये क्या है, विलिंग यानी इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ओनली बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट लेविंग टैक्सेस ऑन पोल्यूटर्स और चार्जिंग अ सरचार्ज फॉर पेस्टिसाइड यूज मी, यानी कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या है, पोल्यूटर्स यानी जो प्रदूषक होते हैं उन पे क्या है, टैक्स लगाती है, और चार्जिंग अ सरचार्ज फॉर पेस्टिसाइड यूज में, यानी कि जो भी कीटनाशकों का यूज़ करते हैं उन पे भी क्या है, सरचार्ज लगाया जाता है। तो इसका क्या मीन होगा। ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा, इंटरनलाइजेशन टू ऑफ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या है, इंटरनलाइजेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग एन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ 4% है पर एनुअल इन इंडिया, यानी पर एनुअल, पर वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष। What will be contribution to the country's GDP growth rate with the 20% contribution of agriculture sector to GDP, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर टू GDP, यानी GDP विकास दर जो है उसमें
इसका क्या योगदान है वो हमें बताना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 4% इंटू जीडीपी ग्रोथ रेट है 20% डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 100, तो 80 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.8% के इक्वल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0.8%। इसका क्या आ जाएगा कि इसका 0.8 के इक्वल इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका योगदान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सीरीज़ से अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन है या फिर अपने सजेशंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझसे आप कोई सजेशंस चाहते हैं तो भी आप मुझसे भी सजेशंस मांग सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है। तो मेल आईडी है मेरी ecoWithMath@gmail.com, ठीक है। इस पे आप कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन है या फिर कोई भी आप बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इस मेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस।